नया चैप्टर शुरू करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गैर लाभकारी संगठन अपने फाइनल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, या हमें कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कौन कौन से अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं। ओके, क्या वेटेज है इसकी? 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स इसकी वेटेज है। क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं? एक 1 मार्क का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 6, 3, 9 और एक 10, टोटल 10 मार्क्स हमारे हो जाते हैं। सिलेबस में क्या क्या है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं कुछ, फिर किस तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। 3 चीज़ें हैं, 2 अकाउंट्स हैं और एक स्टेटमेंट है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे बनाया जाता है। और बैलेंस शीट को हम वैसे पहले से ही जानते हैं, बस कैसे उसको बनाया जाता है यहाँ पर वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैर लाभकारी संगठन क्या होते हैं। व्हाट आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? तो क्या होते हैं? वे संगठन जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। नाम में ही लिखा हुआ है गैर लाभकारी संगठन, जिनका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज सेवा है। सोसाइटी है या किसी पर्टिकुलर समाज के किसी पर्टिकुलर हिस्से को कोई लाभ पहुंचाना है, उसे गैर लाभकारी संगठन का नाम देते हैं। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, एंटरटेनमेंट क्लब्स, रिलीजियस सोसाइटीज़ या ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम है, ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है। ये सब जो है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज सेवा मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन इस बीच में कई बार इनके पास पैसा आ ज़्यादा जाता है, अगर खर्च कम हो रहा है तो इनको भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हम उसको प्रॉफिट शब्द का नाम नहीं देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट वर्ड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद बिजनेस। जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है, और गैर लाभकारी संगठन कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि गैर लाभकारी संगठनों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? अपनी संस्था का उदाहरण है आपके पास में। अगर कोई डोनेशन आती है कहीं से, कोई दान देकर जाता है, तो वो उनकी आय का स्रोत होता है। मेंबरशिप फीस, किसी संगठन का सदस्य बने रहने के लिए 2 तरह की फीस होती है। एक फीस होती है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस यानी कि सदस्य बनने के लिए, अगर आपको किसी संगठन का सदस्य बनना है तो उसमें एंटर करना है तो उसकी फीस, प्लस आप लगातार उसका मेंबर बने रहना चाहते हैं, आप अखबार लेना चाहते हैं, तो हर महीने आपको अखबार के लिए भुगतान करना पड़ रहा है, वो कहलाती है सब्सक्रिप्शन। तो सदस्य बने रहने के लिए जो आप प्रति माह या सालाना भुगतान करते हैं, ईयरली भुगतान है मोस्टली यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, तो ईयरली जो हम भुगतान कर रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। फिर सरकार से कुछ सहायता प्राप्त होती है, गवर्नमेंट भी कुछ एड देती है, सहायता देती है, तो वो भी इनकी आय का स्रोत होता है। तो इनकी आय के मुख्य स्रोत हैं क्या क्या, दोबारा रिपीट करेंगे। डोनेशन, मेंबरशिप फीस, इसका दूसरा नाम एंट्रेंस फीस, देन सब्सक्रिप्शन एंड एड फ्रॉम गवर्नमेंट। एड मतलब सहायता, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या सम्मिलित है। व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें जो भी सम्मिलित है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 नोट कर लीजिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। तो 3 चीज़ें आती हैं फाइनल अकाउंट्स में इसके, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, इन्हें कैसे बनाया जाता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको कि हम हिंदी में प्राप्ति तथा भुगतान खाता भी बोलते हैं। और कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यह एक एसेट अकाउंट होता है। एसेट अकाउंट का मतलब एक रियल अकाउंट होता है, और इसमें कैश का आना और कैश का जाना दर्ज किया जाता है। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर हमारे पास कैश आता है तो हम उसको डेबिट कर लेते हैं, और यदि कैश हमारे पास से जाता है तो हम उसको
क्रेडिट कर लेते हैं। नोट कर लीजिए, रियल अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की नेचर, उसकी प्रकृति है कि यह एक रियल अकाउंट है। सेकंड पॉइंट, इसे रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पर रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। क्या होता है, दो तरह के लेखांकन आधार होते हैं, एक रोकड़ आधार होता है और दूसरा उपार्जन आधार होता है। एक कैश बेसिस होता है एंड दूसरा एक्रूअल बेसिस होता है। कैश बेसिस हमें बताता है कि हमारे पास क्या आया है, हमारे पास से क्या गया है। अक्रूअल बेसिस हमें बताता है कि हमारे पास कितना आना चाहिए और हमारे पास से कितना जाना चाहिए। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है, कितना पैसा आया है और हमारे पास से कितना पैसा गया है। इस अकाउंट में कैश का आना और कैश का जाना दर्ज किया जाता है, चाहे वह किसी भी अवधि का हो, किसी भी ड्यूरेशन का हो। किसी भी ड्यूरेशन का मतलब क्या है, अगर पिछले साल की कोई इनकम है जो अभी हमें मिल गई है, हमें कोई अगले साल की इनकम मिल गई है, या वो इस साल की इनकम है, तो यानी कि चाहे वो प्रेजेंट की इनकम हो, पास्ट की इनकम हो, फ्यूचर की इनकम हो, प्रेजेंट का एक्सपेंस हो, पास्ट का एक्सपेंस हो, फ्यूचर का एक्सपेंस हो, अगर हम भुगतान कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर, हम ड्यूरेशन नहीं देखते हैं। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, इस अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होती है और समाप्ति क्लोजिंग बैलेंस पर होती है। जैसे हम कैश अकाउंट में बनाते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ख़त्म करते हैं और बाय बैलेंस कैरी डाउन पर ख़त्म होता है। सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू करते हैं और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पर ख़त्म होता है। बिल्कुल इसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होता है और बाय बैलेंस कैरी डाउन पर ख़त्म होता है। तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो ओपनिंग बैलेंस से और जो एंड है वो क्लोजिंग बैलेंस से होता है। आफ्टर दैट इस खाते में सभी भुगतान और प्राप्तियां लिखी जाती हैं। कोई भी रिसिप्ट है, कोई भी पेमेंट है, वो लिखी जाती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। कैपिटल नेचर का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एसेट को खरीदते हैं, जैसे कि अगर हमने कार खरीदी और कार खरीदने के बदले में हमारे पास से पैसा गया, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी। रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो गई अगर हम उस कार में पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो कार के पेट्रोल का खर्चा जो है वो रेवेन्यू नेचर, क्योंकि वो रूटीन का खर्चा है, और जो कार खरीदना है वो कैपिटल नेचर। लेकिन अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर है चाहे वो रेवेन्यू नेचर है, उसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। नेक्स्ट, इस खाते में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती बेटा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट तब करते हैं जब हम किसी भी अकाउंट को अक्रूवल बेसिस पर बनाते हैं, उपार्जन आधार पर बनाते हैं। जबकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रोकड़ आधार पर बनाया जाता है, कितना आया कितना गया, तो उसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड को हम डील नहीं करते हैं। नोट कर लो इस सब पॉइंट्स को। इसके बाद में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं एक बार। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। शुरुआत टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, समाप्ति बाय बैलेंस कैरिड डाउन पर नोट कर सकते हैं। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी चीज़ें हम रिसीव करते हैं यहाँ पर, चाहे वो किसी भी कारण से हो, किसी भी अवधि की हो, लेकिन अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। जैसे अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, सब्सक्रिप्शन को हिंदी में चंदा बोला जाता है। देन कोई डोनेशन आई है, वो डोनेशन जनरल डोनेशन है तो भी यहाँ पर स्पेसिफिक डोनेशन है। देखिए, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या है, जैसे कि संस्था में बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग के लिए अगर डोनेशन आ रही है तो उसको स्पेसिफिक डोनेशन, विशिष्ट डोनेशन का नाम दिया जाता है। और ऐसी डोनेशन को केवल और केवल बिल्डिंग बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एंट्रेंस फीस, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से पैसा आ रहा हो, अखबार है रद्दी में अगर हम उसको बेचते हैं उससे पैसा आ रहा है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी चीज़ जिनसे हमारे पास पैसा आ रहा है वो सब हमारी आय का स्रोत हो जाते हैं। पेमेंट्स में जिन जिन चीज़ों के कारण हमारे पास से पेमेंट्स हो रही हैं, बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय पोस्टेज, बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय रिपेयर्स, बाय ऑडिट फीस, बाय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय बुक्स परचेज, और लास्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होता है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पर ख़त्म होता है। यहाँ सारी खुशी की बातें लिखी जाती है, पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और यहाँ से गम की बातें, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है जा रहा है और जा रहा है। रियल अकाउंट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद रहेगा
किस तरह का अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय तथा व्यय खाता। वीडियो को पॉज करके पहले हेडिंग डाल लीजिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इसकी विशेषताएं या फीचर्स के बारे में जो बातें हमें मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रकृति। ये किस तरह का अकाउंट होता है? यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। बिल्कुल जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी लॉसेज हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनको डेबिट करते हैं। जो भी इनकम हो रही है, फायदा हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। सेकंड, जैसे हमने यहाँ पर लिखी हुआ है, सेकंड है आधार। इसे कौन से आधार पर बनाया जाता है? उपार्जन आधार पर। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। उपार्जन आधार पर बनाया जाता है और केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। यानी कि कैपिटल नेचर के जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, और रेवेन्यू नेचर के जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। और यहाँ पर हमारा नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड पॉइंट, इसमें केवल करंट ईयर से संबंधित आय और व्यय दर्ज किए जाते हैं। करंट ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। देन एडजस्टमेंट्स, इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एडजस्टमेंट किया जाता है। आउटस्टैंडिंग इनकम्स है, प्रीपेड इनकम एक्सपेंस हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये अक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है, इस वजह से। इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लो, 1 मार्क का क्वेश्चन करने में ही हमारी बहुत मदद करेंगे। नाउ द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पुट द हेडिंग फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। XYZ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संगठन का नाम होगा वो यहाँ लिखा जाता है। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, तो रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। याद रखना है, ये रोने वाली बातें हैं, ये हंसने वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि हम डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेज हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको यहाँ लिखा जाना है। जितनी भी इनकम्स हैं, जितनी भी गेन्स हैं, उनको हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्या क्या नाम है एक्सपेंसेस के? सैलरी ड्यू, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, रिपेयर्स। और इन सब में आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को माइनस करना है, प्रीपेड एट द एंड को माइनस और प्रीपेड इन द बिगिनिंग को प्लस। इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने बताया कि यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखा जाएगा उनमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एडजस्टमेंट किया जाता है। फिर डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ये कुछ नाम हैं जो हमें बार बार देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल आप नोट कर लें इसको। और ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी इनकम्स हैं, इतनी सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए, इतनी एंट्रेंस फीस मिलनी चाहिए, इतनी डोनेशन मिलनी चाहिए। तो ये जो है अक्रूवल बेसिस पर है, इसका मतलब होता है इतना एक्सपेंस होना चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए। अगर खुशी ज़्यादा है, गम कम है, तो जो अंतर आएगा वो सरप्लस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरप्लस। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो लास्ट का आंसर आता था वो क्या कहलाता था? नेट प्रॉफिट। ऐसे ही अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इसका जो लास्ट वाला आंसर आता है वो कहलाता है सरप्लस। अगर दुख ज़्यादा हो जाए और खुशियाँ कम हो जाएं तो जो अंतर है वो दुख बचते हैं, उसको हम बाय डेफिसिट के नाम से लिखते हैं। दोनों में से एक चीज़ आएगी, या तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगी। वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सारे आइटम्स के एक्सप्लेनेशंस। ओके, थैंक यू।